मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आप लोगों के लिए आज कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 भारत के संसाधन के महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों के बारे में आपको हम आज जानकारी देने वाले हैं। और आप लोगों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है, इसलिए आपको अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करना है और खूब मेहनत करना है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है। तो देखिए कि आपको भारत के संसाधन पार्ट 1 और पार्ट 2 दो दिए गए हैं। तो आज हम पार्ट 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1 भारत के संसाधन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोनों पार्ट में से आपको 10 नंबर की तैयारी करना है। तो हम सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर देखेंगे और आने वाले वीडियो में हम भारत के संसाधन अध्याय 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोग नहीं करता। तो पानी का इकट्ठा होना सहयोग नहीं करता है। फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए कि जल वाली बात कर रहे हैं, मतलब जल वाले भाग में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो यह है पहाड़ी क्षेत्र। मानव सर्वाधिक उपयोग करता है भौम्य जल का। और केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह राजस्थान में है। तो हम देखें बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। अब हम देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर। तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति की शक्तियों में बहता हुआ जल, नदियों के द्वारा हवा तथा मानव की विध्वंसात्मक प्रकृति से किसी भूभाग द्वारा मृदा का आवरण नष्ट हो जाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। उसी प्रकार से आता है मृदा संरक्षण से क्या आशय है। तो मृदा संरक्षण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखी जा सकती है और मृदा को नुकसान पहुंचाने से बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। तो भौम्य जल पानी के स्रोत क्या है। तो भौम्य जल पानी के स्रोत है कुएं और ट्यूबवेल भौम्य जल पानी के स्रोत हैं। फिर आता है संशोधित वन नीति 1988 का आधार। तो हमको यदि 2 नंबर में पूछता है तो कोई भी 2 आधार लिखना है। पर्यावरण में स्थिरता लाना, और यदि अपने को ज़्यादा नंबर का पूछ रहा है तो अपने को यदि 3 नंबर का पूछता है तो 3 पॉइंट में आंसर देना है। तो पर्यावरण में स्थिरता लाना और जीव जंतु और वनस्पति और प्राकृतिक धरोहर की हिफाजत करना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, यह है संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार। फिर एक क्वेश्चन आता है मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर में पूछा जा सकता है। मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व है। समस्त मानव जीवन मृदा पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्र भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होते हैं। मानो भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं और हमारा पशुपालन उद्योग और कृषि वन उद्योग मृदा पर ही आधारित है। इस प्रकार मृदा हमारे जीवन का मुख्य आधार है। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये आपको 3 और 4 नंबर में पूछेगा, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर बताइए। तो लाल मिट्टी, यह मिट्टी शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों का टूट फूट से बनती है, और यह मिट्टी शुष्क और तर मौसम में लेटेराइट चट्टानों के टूट फूट से बनती है। फिर लाल मिट्टी, इसका रंग लाल और भूरे, चॉकलेटी, पीले व काले रंग की होती है, और यह लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी लाल और सफ़ेद रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में बाजरा की फसल अच्छी होती है, जैसे और कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। और यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज और सिनकोना और चाय और कहवा आदि के लिए उपयोगी है। इस प्रकार से आपको इसके लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के 4 अंतरों को याद करना है। उसके बाद में आता है सामाजिक वानिकी योजना क्या है।
तो सामाजिक वानिकी योजना यह वृक्षारोपण की एक योजना है जिससे विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो ये कभी पूछता है बहुविकल्पी में कि सामाजिक वानिकी योजना में किसके द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो विश्व बैंक के द्वारा। इसके अंतर्गत खेतों, सड़कों और रेल लाइनों आदि के किनारे वृक्षारोपण कर जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है तथा वन कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने, हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाई गई। इसके अतिरिक्त वन महोत्सव कार्यक्रम और हर एक सड़कों और रेल मार्ग के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है और प्रत्येक स्कूलों के एक एक बच्चे के लिए एक एक पेड़ नामक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो यह है सामाजिक वानिकी योजना। उसके बाद में जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और उसके उपायों का वर्णन करो। तो जल संरक्षण की आवश्यकता, जल प्रकृति प्रदत्त एक अमूल्य संपदा है। जल पृथ्वी पर हर प्रकार के जीवन का आधार है। इससे हमारे मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है। हमारे यहाँ देश के कुछ भागों में इसकी प्रचुरता है और कहीं बड़ा अभाव है। अतः जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, असमान उपलब्धता तथा देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की आवश्यकता को देखते हुए जल संरक्षण की महती आवश्यकता है। जल संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय है। देश में जल की भावी आवश्यकता की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नदियों पर उपयुक्त स्थलों पर पानी तथा जलाशयों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। सिंचाई की नहरों और नालियों को पक्की बनवाना तथा और स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई जानी चाहिए। भूमिगत जल का समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए और नदियों को शहरों की गंदगी से मुक्त कराकर जल को प्रदूषण रहित करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जल संरक्षण के कोई भी 4 उपाय तैयार करना है। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ, तो हमें इसमें से भी कोई 4 लाभों को तैयार करना है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ। तो देखिए, प्रत्यक्ष लाभ लकड़ी की प्राप्ति, सहायक उपजों की प्राप्ति और उसके बाद में जानवरों के लिए चारागाह की प्राप्ति, रोजगार की प्राप्ति। और फिर देख लेते हैं आगे हम अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ जो हमें लाभ तो प्राप्त होते लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो मिट्टी के कटाव में कमी, वनों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह का कटाव नहीं हो पाता, अतः मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी नहीं होती और उपजाऊ बनी रहती है। फिर आता है जलवायु को सम बनाए रखना। वन ठंडी वायु के प्रवाह को कम कर देते हैं तथा गर्म और तेज हवाओं को के प्रवाह को भी कम कर देते हैं, जिससे वन क्षेत्र जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। बाढ़ नियंत्रण में सहायक, और वन पानी के वेग को कम कर देते हैं, बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। बाढ़ का पानी वन क्षेत्रों में फैलकर धीरे धीरे नदियों में जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण होता है। फिर आता है रेगिस्तान के प्रसार पर रोक। वन मृदा अपरदन को रोककर उपजाऊ भूमि में वनस्पति को बढ़ावा देकर रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं और वर्षा में सहायक होते हैं। इस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में देखा। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है और वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता वनों के साथ साथ वन्य जीव की मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वन जीवों से मांस, खाल और हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। वनों के साथ साथ मानव ने अन्य वन्य प्राणियों का भी बेरहमी से विनाश किया है, जिससे वन्य जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। बाघ, सिंह, हाथी, गैंडे आदि की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आने वाले कुछ ही वर्षों में वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां पूर्णतः विलुप्त होने का भय है और इन जीवों को पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने हेतु बचाना आवश्यक है। तो इसके उपाय हमें कोई भी 4 उपाय तैयार करना है। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को बिना नुकसान पहुंचाए नियंत्रित करें, मतलब प्राकृतिक आवास को नियंत्रित
करना, वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना और लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन करने के लिए राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्यों की स्थापना करना, वन्य जीवों के प्रति लोगों के रवैये में परिवर्तन हेतु शिक्षा में जागरूकता का विकास करना। इस प्रकार से जो वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है उसे हमें बचाना है। तो यह जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने प्रश्न उत्तर थे वो आपको बता दिए हैं। आप इन प्रश्न उत्तरों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अब आप लोगों के पास में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप मन लगा करके अपने 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये ना सोचिए कि कोरोना चल रहा है तो परीक्षा ऐसे ही हो जाएगी। आप लोग बोर्ड के क्लास में हो तो बोर्ड क्लास के एग्ज़ाम की संपूर्ण रूप से तैयारी हो चुकी है और आप लोगों को ये न देखिए कि शासन को मालूम है कि आप लोगों ने डिजिलैब के माध्यम से पढ़ाई की है, तो वो तो जिस प्रकार से परीक्षा होना है उसी प्रकार से आप लोगों की परीक्षा होगी। और आपको ये भी बताया जा चुका है कि आपका 30% जो पाठ्यक्रम है वो कम हो चुका है। तो जो 30% पाठ्यक्रम कम हुआ है उसके आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी गई है। अब हम आपको पूर्ण रूप से ब्लूप्रिंट की जानकारी दे दी जाएगी, तो आप लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।